सामाजिक विषय के भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में 7वीं क्लास के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 11 प्राकृतिक प्रदेश, मानव जीवन, टैगा और टुंड्रा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आज के भाग में हम टैगा प्रदेश के बारे में जानेंगे और अगले भाग में हम टुंड्रा प्रदेश के बारे में जानेंगे। आज का पाठ शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि अब तक हमने प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में क्या क्या जाना। बच्चों, जब किसी बहुत बड़े क्षेत्र में जलवायु, वनस्पतियों, जीव जंतुओं में औसत एकरूपता होती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। यानी जब कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें एक जैसी जलवायु, एक जैसी मिट्टी, एक जैसी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं तो वह प्राकृतिक प्रदेश कहलाता है। किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि किन्हीं 2 प्राकृतिक प्रदेशों में ये पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। और जलवायु के आधार पर ही विश्व को कई प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्रदेश की मृदा, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मानव जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हमने पिछले पाठों में विभिन्न ताप कटिबंधों के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों के नामों को भी जाना था। उन्हें एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। इसमें उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। फिर शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश और चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। और शीत कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। और आज के भाग में हम टैगा प्रदेश का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम एक बार जान लेते हैं कि आज के पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। आज के पाठ में हम टैगा प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। यानी टैगा प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है और महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हम टैगा प्रदेश की जलवायु के बारे में जानेंगे। यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति, मिट्टी और जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर मानव जीवन कैसा है और मानव जीवन के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हम ज़्यादा महीने गर्मी का अनुभव करते हैं। सर्दी तो केवल कुछ माह की होती है और जब दिसंबर और जनवरी में कड़कड़ाती ठंड पड़ती है तो हम अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं और गर्मी आने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब केवल कुछ माह की सर्दी से ही हम काफ़ी परेशानी का अनुभव करते हैं। सोचो यदि परिस्थिति इसके विपरीत हो जाए, यानी सर्दियां ज़्यादा महीने की हो और गर्मियां केवल कुछ महीने की हो, और सर्दी भी इतनी भयंकर हो कि पूरा का पूरा परिवेश धरातल बर्फ से ढक जाए, नदी, नाले, जलाशय ये सब जम जाएं, तो सोचो आप कैसा अनुभव करेंगे। निश्चित तौर पे आप परेशानी का अनुभव करेंगे। बच्चों, संसार में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसी प्रकार का माहौल होता है, यानी वहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और गर्मियाँ कम होती हैं। सर्दियाँ भी इतनी कड़क होती हैं कि साल के आधे से ज़्यादा महीने धरातल पूरी तरह बर्फ़ से ढका रहता है। ऐसा ही एक प्रदेश है टैगा प्रदेश और आज हम इसी टैगा प्रदेश के बारे में जान रहे हैं। टैगा प्रदेश की सबसे पहले हम जानेंगे स्थिति, यानी यह किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। टैगा प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। और महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक इसका विस्तार है और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में इसका विस्तार फिनलैंड से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक है। आइए इसके विस्तार को मानचित्र में समझते हैं। ये मानचित्र है और इसमें जो ये आपको हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है ये टैगा प्रदेश है। टैगा प्रदेश का विस्तार मुख्यतः 3 महाद्वीपों पर है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया।
उत्तरी अमेरिका में ये यहाँ पर अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक ये एक पतली पट्टी के रूप में इसका विस्तार है। और यूरोप में ये फिनलैंड से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक इसका विस्तार है। आप मानचित्र में देखकर समझ गए होंगे कि इसका ज़्यादा विस्तार एशिया महाद्वीप में है। तो बच्चों, अधिकतर टैगा प्रदेश जो हैं वो 3 महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में। अब जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में टैगा प्रदेश क्यों नहीं पाए जाते। अभी हमने जाना था ना कि ये उत्तरी गोलार्ध में 50 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में टैगा प्रदेश क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 से लेकर 65 डिग्री के बीच में केवल जलमंडल का विस्तार है। देखिए, इसको चित्र में समझते हैं। ये यहाँ पर जो आपको ये डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये विषुवत वृत्त है और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में लगभग यहाँ से लेकर 65 डिग्री के बीच में आप ये जो भाग देखेंगे, यहाँ पर टैगा प्रदेश का विस्तार है। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ लगभग 50 से लेकर 65 के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो भाग है, यहाँ पर स्थल मंडल नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ महासागर हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध पर टैगा प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। यदि इन अक्षांशों के बीच में स्थल मंडल होता, कोई द्वीप या महाद्वीप होते, तो यहाँ पर भी टैगा प्रदेश पाए जाते। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में टैगा प्रदेश क्यों नहीं पाए जाते हैं। अब जानते हैं टैगा प्रदेश की जलवायु के बारे में। टैगा प्रदेश की जलवायु विषम है। विषम का अर्थ होता है कि यहाँ सर्दी और गर्मी के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यहाँ सर्दियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा महीनों की होती हैं और गर्मियाँ कम महीनों की होती हैं। और सर्दियाँ भी बहुत कठोर होती हैं, यानी यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। सर्दियों के मौसम में जो शीत ऋतु है वो लंबी होती है, कठोर और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। शीत ऋतु में तापमान जो है, पारा जो है वो सामान्य से यानी कि 0 डिग्री से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है, जिसके कारण पूरे धरातल पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। और शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है। हिमपात यानी जो वर्षा होती है वो जल बूंदों के रूप में ना होकर बर्फ के रूप में होती है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी शीत ऋतु के महीनों में जितनी भी नदियाँ हैं, जलाशय हैं, ये पूरे लगभग 6 से 7 महीने तक पूरे बर्फ़ से जम जाते हैं। यहाँ पर वर्षा साल भर होती है, जल के रूप में और हिमपात के रूप में। गर्मियों में अधिकतर वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है और शीत ऋतु में अधिकतर वर्षा हिमपात के रूप में होती है। और बच्चों, संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बरखोयास्क नगर इसी टैगा प्रदेश के साइबेरिया में स्थित है। आप जानते हैं यहाँ की वनस्पति के बारे में। सोचो, जिस प्रदेश में इतनी ज़्यादा ठंड हो, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती होगी। बच्चों, यहाँ पर वर्षा साल भर होती है, चाहे जल के रूप में हो चाहे हिमपात के रूप में हो। तो वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पर शंकुआकार वन पाए जाते हैं। इन शंकुआकार वनों को साइबेरिया में टैगा कहा जाता है। टैगा जो है वो एक रूसी भाषा का शब्द है और इसी आधार पर इस प्रदेश का नाम टैगा प्रदेश पड़ा है। यहाँ जो शंकुआकार वन पाए जाते हैं उनके वृक्ष लंबे और सीधे होते हैं, साथ ही शंकु के आकार के होते हैं। शंकु आकार मतलब ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े, जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार ये ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े होते हैं। सोचिए, इस प्रकार का आकार इन्हें बर्फीले क्षेत्रों में किस प्रकार से मदद करता होगा। शंकु का आकार होने के कारण जो बर्फ है वो इन वृक्षों पर टिक नहीं पाती और फिसल कर नीचे आ जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो वृक्ष होते हैं ये लंबे और सीधे होते हैं और इन वृक्षों में जो पत्तियां पाई जाती हैं वो पतली और नुकीली पत्तियां होती हैं, यानी वृक्ष पतली और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं, जिससे कि तेज बर्फीली हवाएं
आसानी से इनके आर पार निकल जाती है। बच्चों, ये जो वृक्ष होते हैं ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। सदाबहार ये साल भर हरे भरे रहते हैं। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे वृक्ष देखे होंगे जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे नीम है, शीशम है, पीपल है। इन्हें पतझड़ वृक्ष कहते हैं। और जो वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं उन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं। तो जो शंक्वाकार वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वे सदाबहार हैं और हरे भरे रहते हैं। इन वनों को बोरियल वन भी कहते हैं। और ये बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। सोचिए कि केवल बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने जाना था कि दक्षिणी गोलार्ध में टैगा प्रदेश का विस्तार नहीं है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बोरियल वन नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, वॉल्सम, रेडवुड आदि। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, वॉल्सम, रेडवुड आदि ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब आपको टैगा प्रदेश की वनस्पति के बारे में समझ आ गया होगा कि यहाँ पर शंक्वाकार हरे भरे बोरियल वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष सीधे लंबे होते हैं और शंकु के आकार के होते हैं और इनकी पत्तियाँ पतली और नुकीली होती हैं। इन वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है। बच्चों, टैगा प्रदेश का जो धरातल है वो साल के आधे से ज़्यादा महीने बर्फ़ से ढका रहता है। इसी कारण यहाँ पर मिट्टी का विकास नहीं हो पाया है। टैगा प्रदेश की जो मिट्टी है वो बारीक नहीं है बल्कि पथरीली मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी को धूसर या पौडजाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये पथरीली है इस कारण ये कृषि के लिए अनुपजाऊ है, यानी इस प्रकार की मिट्टी में खेती नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो विकसित नहीं है, कृषि के लिए अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो अपने व्यवसाय के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए अधिकतर वनों या जो अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर ही निर्भर करते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसी कारण यहाँ पर वही जीव जंतु पाए जाते हैं जो अत्यधिक ठंड सहने की क्षमता रखते हों। यहाँ के जो जीव जंतु हैं उनकी जो संरचना है वो ठंड सहने के लिए अनुकूलित होती है, यानी उनके शरीर में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो अत्यधिक ठंड से इनकी रक्षा करते हैं। जैसे इन जीव जंतुओं की जो खाल होती है वो मोटी होती है और घने बालों वाली होती है। ये जो मोटी खाल है और जो घने बाल हैं ये इनके शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं। इन्हें समूरदार जानवर भी कहा जाता है। और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जंतु हैं रेनडियर, कैरेबू, बीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी, भेड़िया आदि। यानी यहाँ पर कौन कौन से जो जीव जंतु हैं जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं वो हैं रेनडियर, कैरेबू, बीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी, भेड़िया आदि। इन्हें समूरदार जानवर भी कहते हैं। बच्चों, जब टैगा प्रदेश में शीत ऋतु का मौसम होता है तो यहाँ के जीव जंतुओं को ठंड की समस्या तो होती है, उसके अतिरिक्त एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, वह है आहार की समस्या यानी भोजन की समस्या। क्योंकि साल के आधे से ज़्यादा महीने धरातल बर्फ़ से जम जाता है, तब सबसे ज़्यादा समस्या इन्हें ठंड से बचाव की और आहार की ही आती है। तब यहाँ के जीव जंतु कुछ ऐसे उपाय अपनाते हैं जिससे इन दोनों समस्याओं से बचा जा सके। इसमें सबसे प्रमुख है शीत निद्रा। कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा यानी कि कुछ समय के लिए ये भूमि के नीचे निष्क्रिय हो जाते हैं। जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड से बचने के लिए और आहार की समस्या के हल करने के लिए यहाँ के जीव जंतु शीत निद्रा में चले जाते हैं और भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये गर्मी में जो भी भोजन करते हैं उसे वसा के रूप में अपने शरीर में संचित कर लेते हैं। जब ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं तब इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो अपने शरीर में संचित वसा से उसे
प्राप्त करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीव जंतु बर्फ की परत के नीचे जो ढकी हुई झाड़ियां हैं उनसे अपना आहार ग्रहण करते रहते हैं। और कुछ जीव जंतु जैसे बीवर ये सर्दियां आने से पहले ही अपने भोजन का संग्रह कर लेते हैं। और कुछ जीव जंतु मौसमी स्थानांतरण करते हैं। मौसमी स्थानांतरण का अर्थ होता है कि किसी खास मौसम में ये किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और जब वह मौसम बीत जाता है तो वापस अपने क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसमें से टैगा प्रदेश के कुछ जीव जंतु जैसे हिरन, बारहसिंगा, रीछ ये दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास के मैदानों में चले जाते हैं। टैगा प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान हैं और वहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं। इसलिए ठंड से बचने के लिए और अपने आहार की समस्या को हल करने के लिए ये कुछ जीव जंतु शीतोष्ण घास के मैदानों में जाकर शरण ले लेते हैं। और साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों में आ जाते हैं। ये साइबेरियन पक्षी जो हैं, क्योंकि ये भारत में आकर शरण लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। साइबेरिया में जब नवंबर से लेकर मार्च तक अत्यधिक ठंड पड़ती है, तब ठंड से बचाव के लिए साइबेरियन पक्षी भारत का रुख करते हैं। ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत में आते हैं और ये हज़ारों की संख्या में ही आते हैं। यानी साइबेरियन पक्षी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके हज़ारों की संख्या में भारत के उत्तरी मैदानों में आकर शरण लेते हैं। इन पक्षियों का रंग सफ़ेद होता है और इनकी चोंच और इनके पैर जो होते हैं वो नारंगी रंग के होते हैं। बच्चों, ये पक्षी अन्य पक्षियों की भांति उड़ना तो जानते ही हैं, ये तैरना भी जानते हैं। यानी इन पक्षियों में उड़ना और तैरना दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं। जब नवंबर में साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब ये उड़कर भारत में आ जाते हैं और फरवरी और मार्च में जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है तब ये वापस अपने देश साइबेरिया लौट जाते हैं। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हज़ारों पक्षी हर साल एक नियमित समय पे भारत आते हैं और एक नियमित समय पर ही भारत से लौट भी जाते हैं और ये अपने मार्ग से कभी भटकते भी नहीं हैं। अब जानते हैं यहाँ के मानव जीवन के बारे में। अब सोचिए, यहाँ पर सर्दी का मौसम बहुत कठोर होता है, सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, धरातल आधे से ज़्यादा साल तक बर्फ़ से ढका रहता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो भूमि है यानी मिट्टी है वो भी उपजाऊ नहीं है। इन्हीं सब विषम परिस्थितियों और विषम जलवायु के कारण यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के यानी टैगा प्रदेश के कुछ भीतरी भागों में कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं। इन जनजातियों का जो व्यवसाय होता है वो अधिकतर वनों पर आधारित उद्योग होते हैं। यानी ये वनों पर आधारित उद्योगों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं और उसके अतिरिक्त कुछ लोग मछली भी पकड़ते हैं। बच्चों, यहाँ के लोगों के विकास के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र वनों में धनी है और उसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में खनिज भी पाए जाते हैं। तो लकड़ी की कटाई, चिराई और खनन के लिए यहाँ पर नई नई बस्तियाँ स्थापित की जा रही हैं और पेड़ों की जो कटाई है वो भी मशीनों से की जा रही है। पेड़ों से जो लट्ठे प्राप्त होते हैं, लकड़ी के लट्ठे, उनसे ये लोग इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज़, दिया सलाई, खंबे, फर्नीचर आदि और अन्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेनडियर आदि जंतुओं को पालने के लिए रूस और कनाडा में फार्म बनाए गए हैं, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में काफ़ी सुधार आया है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश के जो दक्षिण में शीतोष्ण घास की सीमा है वहाँ पर खेती की संभावना है। तो वहाँ पर जौ, राई और आलू की खेती की संभावना होने के कारण वहाँ पर कृषि का भी प्रयास किया जा रहा है और इन मार्गों में, इन क्षेत्रों में सुगमता से पहुँचा जा सके इसके लिए वहाँ पर रेल मार्ग की व्यवस्था भी की गई है। कुछ जगह पर रेल मार्ग बिछाया भी गया है। इसमें प्रमुख है रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कनाडा का कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह टैगा प्रदेश के दक्षिण में स्थित है।
बच्चों, टैगा प्रदेश में जो कनाडा है वहाँ पर उसके उत्तर पूर्वी भागों में जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है और जल विद्युत यानी पानी से बिजली बनाने की सुविधा है। इसी कारण जो कनाडा है वो वन व्यवसाय में सबसे अधिक उन्नतिशील अवस्था में है। कनाडा में संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज़ और लुगदी का उत्पादन किया जाता है। आप सुबह रोज़ अखबार पढ़ते हैं ना, ये जो अखबारी कागज़ होता है यानी अखबार का कागज़, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में। और लुगदी भी सबसे ज़्यादा कनाडा में बनती है। लुगदी से क्या बनता है? लुगदी से प्लाईवुड बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेड़ों के लीसा से रोल, तारपीन का तेल और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कि कनाडा वॉलरस आदि का उत्पादन भी किया जाता है। बच्चों, अभी हमने जाना कि कनाडा में सबसे ज़्यादा अखबारी कागज़ का उत्पादन होता है। हम लोग भी घर में एक सरल विधि द्वारा कागज़ का बना सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कागज़ बनाने की विधि? चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ पुराने रद्दी कागज़ इकट्ठा करने हैं। फिर इन पुराने रद्दी कागज़ों को आप हल्के गर्म पानी में भिगो दीजिए। जब ये अच्छे से भीग जाएं तब क्या करना है? मुगरी यानी जो थापी होती है उससे पीट कर इनकी लुगदी बना लेनी है। फिर इस लुगदी को किसी बारीक कपड़े की सहायता से आप इसके पानी को छान लीजिए, यानी किसी बारीक कपड़े से आपको इस लुगदी के पानी को अच्छे से छान लेना है, पानी अलग कर देना है। फिर आप किसी पटरे या पीढ़े पर रखकर इस लुगदी को बेलकर सुखा दीजिए। सूखने के बाद आपका कागज़ तैयार हो जाएगा और आप लुगदी में रंग डालकर रंगीन कागज़ भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप घर पर कागज़ ज़रूर बनाएंगे। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं इस प्रक्रिया को। सबसे पहले आपको अपने घर से पुराने रद्दी अखबारी कागज़ इकट्ठा करने हैं, उन्हें गर्म पानी में भिगो देना है। जब वो अच्छे से भीग जाएं तब उन्हें मुगरी से पीटकर उनकी लुगदी बनाएंगे। जब लुगदी तैयार हो जाए तब बारीक कपड़े से उसके पानी को छान लेंगे और फिर लुगदी को किसी पटरे या पीढ़े पे रखकर बेल लेंगे और उसे सुखा देंगे। सूखने के बाद आपका कागज़ तैयार हो जाएगा और जब आपका कागज़ तैयार हो जाए तब आप उसमें सुंदर से चित्र बनाइएगा और उसमें रंग भरिएगा। तो बच्चों, अभी आपने टैगा प्रदेश के बारे में जाना। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने जाना टैगा प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और इसके विस्तार को। टैगा प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। महाद्वीपों पर इनके विस्तार को जाना कि उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक इसका विस्तार है और यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक इनका विस्तार है। फिर हमने टैगा प्रदेश की जलवायु के बारे में जाना कि यहाँ की जलवायु विषम है। यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा महीनों की और गर्मियाँ कम महीनों की होती हैं। सर्दियाँ भी बहुत कठोर होती हैं। पारा शून्य से काफ़ी नीचे चला जाता है। धरातल पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। नदी जलाशय पूरे बर्फ़ पानी में जम जाते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर अधिक जो वर्षा होती है वो साल भर होती है। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर शंक्वाकार हरे भरे बोरियल वन पाए जाते हैं। यहाँ जो वन पाए जाते हैं उनके जो वृक्ष होते हैं वो सीधे, लंबे और शंकु के आकार के होते हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है और इन वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं वो पतली और नुकीली होती हैं। फिर हमने जाना कि यहाँ पर धरातल बर्फ से ढका रहता है, इस कारण यहाँ पर मिट्टी का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ की मिट्टी बारीक ना होकर पथरीली है, जिसे धूसर या पौडजाल मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो ठंड सहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन जीव जंतुओं की खाल मोटी और घने बालों वाली होती है। और हमने जाना कि विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के लोग अधिकतर अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों पर आधारित उद्योगों पर ही निर्भर करते हैं। कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग जो है वो वन उद्योग में काफ़ी
उन्नतिशील अवस्था में है और कनाडा में सबसे ज़्यादा अखबारी कागज़ और लुगदी का उत्पादन होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पाठ पर आधारित एक गतिविधि करते हैं। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी आपको बताना है कि यहाँ खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। पहला है टैगा प्रदेश केवल, फिर खाली स्थान, गोलार्ध में पाए जाते हैं। यानी आपको बताना है कि टैगा प्रदेश किस गोलार्ध में पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, बिल्कुल सही, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। दूसरा है टैगा, खाली स्थान, भाषा का शब्द है। बताइए टैगा किस भाषा का शब्द है? टैगा रूसी भाषा का शब्द है और साइबेरिया में शंक्वाकार वनों को टैगा कहा जाता है और इसी आधार पर इस प्रदेश का नाम टैगा पड़ा है। तीसरा है टैगा प्रदेश की पथरीली मिट्टी को बताइए क्या कहते हैं, किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, इसे धूसर या पौड़जाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चौथा है शीत ऋतु में खालिस्तान के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों में शरण लेते हैं। बताइए शीत ऋतु में कौन से देश के पक्षी हैं जो भारत के उत्तरी मैदानों में शरण लेते हैं? बिल्कुल, साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों में शरण लेते हैं। अब बच्चों, आपको इस पाठ का अध्ययन अपनी पाठ्य पुस्तक से भी करना है, यानी आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ के जो पीछे गृह अभ्यास कार्य दिया गया है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके अतिरिक्त आपको कुछ प्रश्न और दे रही हूँ मैं, आपको इनके उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला है टैगा प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? अभी हमने जाना था ना किन अक्षांशों के मध्य स्थित है यह है उत्तरी गोलार्ध में 50 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। दूसरा है संसार के शीत ध्रुव कहलाने वाले नगर का नाम लिखिए। अभी हमने जाना था ना साइबेरिया का कौन सा नगर है जो शीत ध्रुव के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, बरखोयास्क नगर जो है वो संसार का शीत ध्रुव कहलाता है। उसके अतिरिक्त तीसरा प्रश्न है पेड़ों की लुगदी से क्या बनाया जाता है? अभी हमने जाना था ना कि कनाडा में सबसे ज़्यादा अखबारी कागज़ और लुगदी का उत्पादन होता है। तो अखबारी कागज़ से तो अखबार बनते हैं और लुगदी से क्या बनता है बताइए? लुगदी से प्लाईवुड बनता है। और आपका चौथा प्रश्न है टैगा प्रदेश के कुछ जीव जंतु शीतोष्ण घास के मैदानों में मौसमी स्थानांतरण क्यों करते हैं? बताइए क्यों करते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों में स्थानांतरण? अत्यधिक ठंड से बचने के लिए और अपनी आहार की समस्या को हल करने के लिए। जब टैगा प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब ये शीतोष्ण घास के मैदानों में जाकर शरण ले लेते हैं। बच्चों, आपको एक और प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। आपको मौसमी स्थानांतरण करने वाले कुछ जीव जंतुओं के नाम ज्ञात करने हैं और पता लगाना है कि ये किन कारणों से स्थानांतरण करते हैं। जैसे अभी हमने जाना कि टैगा प्रदेश के जीव जंतु अत्यधिक ठंड से बचने के लिए और अपनी आहार की समस्या को हल करने के लिए मौसमी स्थानांतरण करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी जीव जंतु ठंड से बचने के लिए मौसमी स्थानांतरण करें। कुछ जीव जंतु प्रजनन के लिए या शिकार के लिए भी मौसमी स्थानांतरण करते हैं। तो आपको इन जीव जंतुओं या पक्षियों के नाम पता करने हैं, उनका नाम लिखना अपनी कॉपी में लिखना है और यह भी मालूम करना है कि ये किन कारणों से मौसमी स्थानांतरण करते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब इस पाठ के अगले भाग में टुंड्रा प्रदेश की जानकारी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।